ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपनी माँ के घर आई थी। शादी के बाद से ही मेरे पति मुझे बार बार मायके आने से रोकते रहे। जब भी मैंने अपने मायके जाने की बात की, उन्होंने हमेशा मना कर दिया। मेरी माँ एक विधवा थी और मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरी शादी एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी, जिससे मेरी माँ पूरी तरह संतुष्ट थी। हमारा घर काफी बड़ा था और 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। मेरी माँ ने घर का एक हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती थी और उनका जीवन सुचारू रूप से चलता था। मेरी शादी के बाद उन्होंने नीचे के हिस्से में एक छोटा सा लॉन्ज, 2 कमरे और एक छोटा रसोई घर अपने लिए रखकर बीच में एक दीवार बनवाकर बचे हुए हिस्से को भी किराए पर दे दिया था। सलमान का खुद का व्यवसाय और अपना घर था, जबकि मेरे पिता सऊदी अरब में मेरे छोटे भाई के पास रहते थे। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी और मैं उसमें पूरी तरह स्वतंत्र थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई थी। हालांकि सलमान को भी इसकी कोई जल्दी नहीं थी। हम दोनों अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे थे, कभी होटल में खाना, कभी कहीं घूमने निकल जाना। घर के सारे कामों के लिए सलमान ने नौकर रखे हुए थे, इसलिए मुझ पर कोई घरेलू जिम्मेदारी नहीं थी। जब भी मैं अपनी माँ से बात करती, वो बस यही कहती, कभी मेरे पास भी रहने आ जाया करो, शादी के बाद तो तुम पूरी तरह सलमान की होकर रह गई हो। मैं उन्हें समझाती, माँ आप तो मुझे खुश देखती हैं, फिर क्यों चिंता करती हैं। लेकिन जब भी मैं बाहर जाने या मायके जाने की बात करती, सलमान नाराज हो जाता। वो कहता, बस मिलकर जल्दी लौट आना, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। सलमान हमेशा मुझसे जुड़ा रहता था। वो अक्सर मजाक में कहता, तुम बिन तो कुछ भी नहीं मिलता, घड़ी ढूंढूं तो बटुआ गायब, बटुआ मिल जाए तो गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, ऑफिस जाना हो तो कभी पेटीकोट नहीं मिलता, कभी मैचिंग शर्ट नहीं, और कभी समय ही समझ नहीं आता। फिर गुस्से में बोलता, अगर बार बार मायके ही जाना था तो फिर शादी क्यों की। सलमान का यही अंदाज था, उसकी मोहब्बत मुझे बेहद सुकून देती थी। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला, जिसे हर कोई नहीं पा सकता। मेरी माँ भी उसकी बहुत तारीफ करती थी और कहती थी, तू बहुत नसीब वाली है, तुझे बहुत अच्छा दामाद मिला है। अगर मैं कभी मायके चली भी जाती, तो सलमान शाम होते होते मुझे लेने आ जाता। माँ के साथ हंसी मजाक करता, हम सब मिलकर खाना खाते, ढेर सारी बातें होती, और फिर वह मुझे प्यार से अपने साथ वापस ले जाता। मैं एक बहुत सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी, लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बीते 4 दिनों से मैं लगातार अपनी माँ को कॉल कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, कुछ समय बाद जरूर कॉल बैक कर लेती थी और यह बता देती थी कि वह काम में लगी थी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा सकी। लेकिन इस बार 4 दिन बीत गए और न कोई कॉल बैक आया, न कोई संदेश। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी चिंता देखकर सलमान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। मैंने कहा, माँ फ़ोन नहीं उठा रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन से भी माँ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। रात के करीब 12 बजे मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक नौजवान की आवाज़ थी। उसने पूछा, क्या मैं हिना से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ मैं ही हिना हूँ, आप कौन हैं। उसने बताया कि वह मेरे माँ के घर के पास वाले हिस्से में किराएदार है। फिर उसने जो कहा, वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। आपकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए मैं उन्हें अस्पताल ले आया। वो बेहोशी की हालत में बार बार आपका नाम ले रही थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबर मेरे पास ही सोए हुए थे और मैं माँ के बारे में ऐसी खबर सुनकर तड़प उठी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ मेरी माँ को, वो किस अस्पताल में है। मेरी घबराहट और चिल्लाने की आवाज़ से सलमान की भी नींद खुल गई। वो तुरंत उठकर बैठ गए। मैं रोए जा रही थी, मेरी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। सलमान ने मुझसे फ़ोन लेकर खुद उस युवक से बात की। उनकी आवाज़ में भी बेचैनी थी। मैंने रोते हुए बस यही कहा, सलमान हमें अभी जाना है। मेरी माँ ही तो मेरा एकमात्र सहारा थी, न कोई भाई, न बहन, और पिता पहले ही दूर थे। मैं दर्द और डर से पूरी तरह टूटी हुई थी। सलमान ने मुझसे तुरंत कहा, तुम फौरन तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। उनकी आवाज़ में भी जियाओहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और हम दोनों अस्पताल पहुँच गए। वहाँ एक युवक पहले से मौजूद था, जो मेरी माँ की देखभाल में लगा हुआ था, कभी दवाएं ला रहा था,
कभी डॉक्टर से बात कर रहा था, हर वक्त व्यस्त और परेशान दिखाई दे रहा था। मैं तो माँ की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे तो कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। ऐसे में सलमान ने उस युवक से पूछा, आखिर हुआ क्या था? इनकी तबीयत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई? युवक ने शांत लहजे में बताया, पिछले कुछ दिनों से आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बुखार था। मैंने कई बार कहा कि चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वो हर बार यही कहती रही कि दवाई ले ली है, आराम आ जाएगा। वह आगे बोला, मैं तो अकेला रहता हूँ और मेरा खाना पीना आंटी जी के घर से ही आता है। लेकिन आज रात उन्होंने खाना नहीं भेजा तो मुझे चिंता हुई। जब मैं हालचाल पूछने गया तो दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी बातों से साफ था कि मेरी माँ की तबीयत कितनी बिगड़ चुकी थी, और उसने वक्त रहते जो मदद की, उसी ने उन्हें अस्पताल तक पहुँचाया। उस युवक ने बताया, मजबूरी में मुझे दीवार फांद कर अंदर जाना पड़ा। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो शक हुआ और अंदर जाकर देखा तो आंटी बेहोश पड़ी थी। मैं उन्हें तुरंत अस्पताल ले आया। उसकी ये बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धार फिर से बह निकली। मैं सलमान से लिपट गई और बेसुध होकर कहने लगी, सलमान, माँ आईसीयू में क्यों है? डॉक्टर मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? सलमान ने मुझे खुद से भींच लिया और शांत करने की कोशिश की। वह बोले, परेशान मत हो हिना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ को बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी स्थिर होगी, उन्हें आईसीयू से कमरे में शिफ्ट कर देंगे, तब तुम उनसे मिल सकोगी। मैं सलमान से शिकायती लहजे में बोली, तुमने मुझे कभी माँ के पास ठहरने ही नहीं दिया। शादी के बाद एक दिन भी सुकून से उनके साथ नहीं बिता पाई। माँ शायद मुझे याद करके ही इस हालत में पहुँच गई हैं। मेरे मन में दुख और अपराधबोध का तूफान चल रहा था, और माँ की हालत देखकर खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। सलमान ने मुझे समझाते हुए कहा, ठीक है हिना, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस एक बार आंटी ठीक हो जाएं, फिर तुम जितना चाहो उनके पास रह सकती हो। आईसीयू में कुछ समय रखने के बाद मेरी माँ को जनरल वार्ड के एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह तक सलमान मेरे साथ ही रुके रहे, लेकिन वो नौजवान जो माँ को अस्पताल लाया था, अब जा चुका था। जब माँ को होश आया और उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुरा पड़ी। उनकी आवाज़ में कमजोरी थी, लेकिन स्नेह बरकरार था। वो बोली, तू क्यों इतनी परेशान हो गई? अरे, वह लड़का था ना पास वाले कमरे वाला, वही तो मेरे पास था, सब देखभाल कर रहा था। मैंने उससे कह दिया था कि तुझे परेशान मत करना, फ़ोन भी मत करना। पता नहीं कैसे अचानक बीपी हाई हो गया और मैं बेहोश हो गई। तुझे भी परेशान कर दिया मैंने। सलमान ने पहले ही मुझे समझा दिया था कि माँ के सामने रोना मत, उन्हें चिंता हो जाएगी। लेकिन जब माँ से आंखें मिली तो मेरे आंसू अपने आप बहने लगे। मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैंने रुधे गले से कहा, माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार कहती तो मैं फौरन आपके पास आ जाती। मेरे भीतर पछतावे की एक लहर थी, काश मैं पहले आ गई होती। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो यही सुकून है कि तू अपने घर में खुश है। उनके चेहरे पर शांति थी। अगले दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन फिर भी मैंने तय किया कि कुछ दिन उनके साथ ही रहूंगी। मैं माँ के घर चली गई और 2 दिन तक उनकी पूरी देखभाल की। उनकी हर बात ध्यान से सुनी, उनका मन लगाने की कोशिश करती रही। कभी वो बचपन की कोई कहानी सुनाने लगती, कभी अब्बू की यादों में खो जाती। मैं समझ चुकी थी कि शायद अकेलेपन और अब्बू की यादों ने ही उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया था। मैं हर पल उन्हें मुस्कुराते देखने की कोशिश करती। मेरी मौजूदगी से उनके चेहरे पर रौनक लौट आई थी। लेकिन हर रात सलमान का फ़ोन आता। वो पूछते, आंटी कैसी हैं अब? मैं जवाब देती, अब ठीक हैं। फिर वो हौले से कहते, अच्छा सुनो, आज मैंने रात का खाना नहीं खाया। उनकी आवाज़ में छुपी तन्हाई और मेरी कमी मैं साफ महसूस कर सकती थी। सलमान मासूमियत भरी आवाज़ में शिकायती लहजे में बोले, नौकर ने बहुत ही खराब खाना बनाया था, तुम्हारे हाथों का स्वाद किसी में नहीं है। पिछले 2 दिन से ढंग से पेट भरकर खाना ही नहीं खा पाया। उनके लहजे में वो शिकायत छुपी थी जो एक प्यारे अपनापन से भरी होती है। वो सीधे तो नहीं कहते कि मैं वापस लौट आऊं, लेकिन हर बात, हर बहाना यही जता रहा था कि उनके लिए मेरा होना कितना जरूरी है। फिर वे कहते, कोई बात नहीं, जब तक चाहो माँ के पास रहो, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे बिना मेरा खाना पीना कैसा चल रहा है। मैं उनकी बातों को समझ रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि कुछ दिन माँ के साथ जरूर बिताऊंगी। एक रात जब मैं माँ के साथ उनके कमरे में सो रही थी, मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे घर में कोई दाखिल हुआ हो।
कुछ हल्की सी आहट सुनाई दी। मेरी आंखें खुल गईं। माँ गहरी नींद में थी, लेकिन मुझे अपने ही घर के लॉन से किसी हलचल की आवाज़ें आने लगीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही मेरे कमरे का दरवाज़ा, जहां बस नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी थी, धीरे से खुलने लगा। मैं घबराकर उठ बैठी और तेज आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? मेरी आवाज़ सुनकर माँ की भी नींद टूट गई। कमरे में 3 अजनबी खड़े थे, जिनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थीं। उनके सिर पर भी काले रंग का रुमाल बंधा हुआ था। माँ ने डर के साथ पूछा, तुम लोग हमारे घर में क्या कर रहे हो? तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और रुखाई से बोला, अच्छी तरह जान ले, रात के इस वक्त कौन दीवार फांद कर घरों में आता है। चल, चुपचाप खड़ी हो जा। मेरी माँ बीमार थी, फिर भी वो सामने आ गई, मगर उस हथियार वाले ने तुरंत उनकी तरफ पिस्तौल तान दी। ये देख मैं बिना सोचे समझे झपट पड़ी, उसका हाथ पीछे धकेल दिया और तेजी से कहा, खबरदार, अगर मेरी माँ की तरफ देखा भी तो जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो आदमी एक पल को ठहर गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, लेकिन उनमें हैरानी का एक अजीब सा भाव भी झलक रहा था, जैसे मेरी हिम्मत और जज्बा उसे चौंका गए हों। वो आदमी मेरी तरफ देखकर एक तीखे अंदाज में बोला, तो जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। मैंने बिना डरे जवाब दिया, हाँ, जो चाहिए ले लो, बस यहाँ से निकल जाओ। मैंने इशारा करते हुए कहा, इस अलमारी में पैसे और जेवर रखे हैं, ले जाओ, और अब और कुछ मत मांगो। मेरी बात सुनते ही उसने चाबी उठाकर अपने 2 साथियों की ओर उछाल दी और आदेश दिया, जाओ, अलमारी में जो कुछ है जल्दी से समेट लो। अब वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी। मेरी माँ, जो पहले ही बीमारी की हालत में बेहद कमजोर थी, इन अजनबी चेहरों को देखकर गहरे डर में डूब चुकी थी, जैसे कोई बुरा सपना देख रही हूँ। मैं अपनी माँ के साथ डटकर खड़ी रही। वो शख्स अब बिल्कुल मेरे सामने आ चुका था और कहने लगा, चलो मेरे साथ। मैंने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इस घर में 2 ही कमरे हैं, और जो कुछ भी था वो सब इसी अलमारी में रखा है। बाकी कमरे में कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर खुद देख लो। मेरे लहजे में डर नहीं था, बल्कि एक मजबूती थी, जो उस समय मेरे माँ के लिए मेरे प्यार से पैदा हुई थी। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसा और अचानक मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे दूसरे कमरे की ओर खींचने लगा। ये देख मेरी माँ बुरी तरह घबरा गई। वो कांपती हुई आवाज में चिल्लाई, मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी, उस आदमी ने फौरन बंदूक उठाकर उन्हें पीछे हटने का इशारा किया और सख्त लहजे में कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं उसके पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, उस कमरे में कुछ भी कीमती नहीं है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए मुझे अपने और करीब खींच लिया और बेहद ठंडे लहजे में बोला, तुम ही तो हो ना सबसे कीमती। ये सुनते ही मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। मेरी माँ का चेहरा जर्द पड़ गया। वो कांपते हुए कहने लगी, हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया, खुदा के लिए मेरी बेटी को कुछ मत करना। लेकिन उस दरिंदे ने कुछ न सुना और मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर घसीटता चला गया, जबकि मेरी माँ दर्द और लाचारगी में पुकारती रही। मेरी माँ मेरे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन एक और नौजवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं बुरी तरह डर गई और उसे मारने की कोशिश करने लगी, अपना हाथ छुड़वाने के लिए संघर्ष करती रही। मैंने गुस्से में कहा, मुझे छोड़ो, वरना तुम पछताओगे। वो आदमी बुरी तरह हंसते हुए बोला, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? ये कहते हुए उसने मुझे जोर से खींचा और दूसरे कमरे में ले आया। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। मुझे बेड तक खींचते हुए उसने मुझे वहां फेंक दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसी समय मेरी नज़र बैग की साइड पर रखे गुलदान पर पड़ी। मैंने फौरन वह गुलदान उठाया और उसके सिर पर जोर से मारा। वो लड़का बहुत तेज था। उसने जल्दी से मेरी कलाई पकड़ ली और उसे बुरी तरह से दबा दिया, जिससे गुलदान मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। वो गुस्से में बोला, तुम जितना लड़ोगी उतना मैं और ज़्यादा जुनूनी हो जाऊंगा, और तब तुम्हारे लिए ये सब और भी मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर उसने बेरहमी से मेरा दुपट्टा दूर फेंक दिया और मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। मैं चीख रही थी, बचाओ, बचाओ, लेकिन उसने मेरा मुंह जोर से दबा लिया और मेरी आवाज़ बंद कर दी। फिर उसने मेरे मुंह पर एक मजबूत टेप चिपकाया, जो मुझे पूरी तरह से चुप करा चुका था।
मैं पूरी रात दर्द और आंसुओं के साथ कराहती रही। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए में सो गए थे। मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और मैं पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी, जैसे मेरी आत्मा और शरीर दोनों टूट चुके हों। वह आदमी आखिरकार मुझे छोड़कर कमरे से बाहर चला गया और मैंने देखा कि मेरे हाथों और गर्दन पर उसके नाखूनों के गहरे निशान थे। वह इंसान नहीं, बल्कि एक जानवर था, एक भेड़िया था जिसने मुझे नोच नोच कर अपनी हैवानियत का निशान छोड़ दिया था। निशान इतने गहरे थे कि खून बह रहा था। उसने घर से हर कीमती चीज चुरा ली थी और मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी इज्जत भी लूट ली थी। जब मेरी माँ कमरे में आए और मुझे देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं बेजान हो चुकी हूँ। मेरी आंखों से बस आंसू गिरते जा रहे थे। माँ ने मुंह से टेप हटाया और मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं मर चुकी हूँ। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। माँ भी बिल्कुल घबरा गई थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या नहीं। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो, जैसे अब जिंदगी का दामन छूटने ही वाला हो। कुछ देर बाद माँ एक बार फिर कमरे में आई। इस बार उनके साथ वो नौजवान भी था जो बराबर वाले घर में किराए पर रहता था। मुझे इस हाल में देखकर वो हक्का बक्का रह गया, एकदम घबरा गया। मेरे कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर जगह जगह जुर्म के निशान थे। कुछ देर बाद उसने माँ से कहा, आपको इनके शौहर को बुला लेना चाहिए, मैं इन्हें ऐसे अस्पताल नहीं ले जा सकता। उसकी बात में डर भी था और हकीकत भी, लेकिन माँ ने कांपती आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं सलमान से कुछ नहीं कह सकती। वो मेरी बेटी को इस हालत में शायद कभी स्वीकार ना करे। मैं बिस्तर पर निढाल पड़ी थी, इतनी टूटी हुई कि बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। वो लड़का बोला, मैं एक महिला डॉक्टर को बुला लाता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर आए और नौजवान फिर कमरे में नहीं लौटा। माँ ने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर कुछ इंजेक्शन दिए, कुछ दवायां भी दी और जाते जाते गहरी चिंता के साथ बस इतना कहा कि मुझे आराम और देखभाल की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद मैं 2 दिन तक बिल्कुल खामोश रही, ना किसी से बात की, ना किसी की तरफ देखा। जैसे मेरी आवाज़ भी मुझसे छीन ली गई हो। मेरी माँ हर हाल में मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी। कभी वो मेरे हाथ में दूध का गिलास थमाती, कभी ताज़ा जूस ले आती, लेकिन मेरी आंखों से बहते आंसू किसी हाल में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार कहती, बेटी, इसे एक बुरा सपना समझो, इसे भूल जाओ। लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो चाहकर भी यादों से मिटते नहीं। रात होते ही मेरे ज़हन में डर की परछाइयां मंडराने लगती थी। नींद टूटती तो चीख कर उठती, पसीने में भीगी हुई। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं अपनी मानसिक हालत खो चुकी हूँ। उस दरिंदे की हरकतें, उसकी आवाज़, उसकी मौजूदगी, सब कुछ मेरी रूह में बस गई थी। उसकी सांसों की गूंज अब भी मेरे कानों में थी। वो दर्द जो उसने दिया था, कोई लफ्ज़ उसका बयान नहीं कर सकते। मेरी माँ मुझे हिम्मत देती रहती थी, कहती, खुद को संभालो, कहीं सलमान को शक न हो जाए। लेकिन मैं उनसे कहती, अम्मा, सलमान ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो कभी मुझे छोड़ नहीं सकता। ये एक हादसा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और सलमान, वो किसी आम मर्द की तरह नहीं है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी तकलीफ को समझेगा। 2 दिन बाद जब सलमान मुझे लेने आया, तो मुझे देखकर उसकी आंखों में फिक्र उभर आई। वो बोला, तुम्हें क्या हुआ है? चेहरा कितना पीला लग रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, माँ ने जल्दी से बात संभाल ली, बुखार था 2 दिन से, अब ठीक है। माँ ने इशारों में मुझे भी खामोश रहने को कहा, लेकिन मेरे दिल में तो बस सलमान पर भरोसा था। मैं उसकी मोहब्बत पर यकीन करके उसके साथ वापस घर लौट आए, अपने दर्द को दिल के किसी कोने में दबाए हुए। सलमान ने मेरी खामोशी को तुरंत महसूस कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो पहले बहुत बोलती थी, अब चुप क्यों हो गई हो? तुम्हारे बिना ये 4 दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया था। घर इतना शांत था कि लगता था जैसे कुछ अधूरा है। मैंने सोचा था जैसे ही तुम आओगी, तुम्हारी बातें शुरू हो जाएंगी, तुम मोहल्ले की सारी खबरें सुनाओगी और मैं बस सुनता रहूंगा। लेकिन तुम तो जैसे खामोशी ओढ़कर आए हो। वो मुझसे हल्के फुल्के अंदाज में बात करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करता था। उसे मेरी माँ के घर की हर छोटी बड़ी बात सुनने की आदत थी। मैं भी तो सब कुछ उसे बता देती थी, कभी कुछ नहीं छुपाया था। लेकिन इस बार कुछ था जो मेरे अंदर ही रह गया था। मेरी चुप्पी उसे खटकने लगी। वो मेरे पास आया, धीरे से बोला, तुम्हारे बिना एक दिन भी रहना मुश्किल हो गया था। अगर आंटी बीमार न होती
तो शायद मैं तुम्हें वापस लाने ही आ जाता। उसकी आवाज़ में मोहब्बत और मासूमियत थी। वो धीरे से मेरे करीब आया, मेरा दुपट्टा हटाकर जैसे ही मुझे पास लाने लगा, उसकी नज़र मेरे गले पर पड़ी खरोंचों पर गई। वो अचानक ठिठक गया, उसकी आंखों में हैरानी और चिंता थी। उसने धीरे से पूछा, हिना, ये क्या है? बस इतना पूछना था कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो फौरन मेरे पास आ गया, मुझे अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ है तुम्हें? उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। मैंने खुद को उसके आलिंगन में महसूस करते हुए रोते रोते उसे सब कुछ बता दिया, वो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था, वो दर्द, वो डर, वो सन्नाटा मैं अब और नहीं छुपा सकती थी। सलमान के सामने सारी हकीकत आने के बाद उसकी हालत बहुत बदल गई थी। उसने मुझसे धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ी और मुझे पीछे हटाकर मुझे जुदा कर दिया। उसकी आंखों में शक और हैरानी थी, जैसे वह कुछ समझ ही न पा रहा हो। वह मुझसे कहने लगा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी बातों से उसका गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जब उसने मेरी गर्दन पर दांतों के निशान देखे तो वह डर और घबराहट में आ गया। वह फौरन बेड से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई और तुम्हें छू सके। तुम जानती हो ना कि मैं अपनी मोहब्बत को और अपनी आदत को कितनी अहमियत देता हूँ। मुझे ये सब नहीं सह सकता। उसकी आवाज़ में एक सख्त और क्रूरता थी। मैं रोते हुए उसे समझाने की कोशिश की कि यह एक हादसा था, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा था। उसने मुझे एक साथ इतना दर्द दिया था कि मैं टूट चुकी थी। उसकी बातें सुनकर मैं और भी ज़्यादा उदास हो गई, और फिर वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया और दूसरे कमरे में सो गया। सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो सलमान लॉन्च की सोफे पर बैठा था, सिर पकड़कर। मैं उसके पास बैठ गई, लेकिन उसने मुझसे दूरी बना ली, जैसे मैं कोई गंदी चीज़ हो। वह मुझसे कहने लगा, तुम अपनी माँ के घर वापस चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। मैंने उससे कहा, सलमान, मेरा क्या कसूर है? लेकिन वह गुस्से में था और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरी दुनिया एक बार फिर से उलट-पुलट हो गई थी। मैं रो रही थी और मेरी माँ फिर से बीमार हो गई। वह मुझसे कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि कभी भी सलमान को सच मत बताना, क्योंकि पति कभी भी अपनी बीवी के साथ ऐसे हादसे को नहीं सह पाता। मेरी माँ के इस बयान से मैं और भी टूट गई, क्योंकि वह सही कह रही थी। इसी बीच आयान मेरे पास आया, जो हमारी इज्जत की हालत में ख्याल रखता था और घर पर आना जाना करता था। मेरी माँ ने मुझे अयान से शादी करने की सलाह दी। मुझे ये सुनकर हैरानी हुई और मैंने कहा, अम्मा, मैं सलमान के अलावा किसी को नहीं सोच सकती, और जो सलमान ने मेरे साथ किया, उससे मेरा विश्वास टूट चुका है। लेकिन मेरी माँ ने समझाया कि अयान ने खुद मुझसे निकाह करने की इच्छा जताई है, क्योंकि वह जानता है कि मेरा कोई कसूर नहीं था और वह कभी मुझे ताना नहीं देगा। मेरी माँ की बीमारी और उसकी तकलीफ को देखकर मैं उसकी बात को टाल नहीं पाई। अंत में मैंने अयान से बड़ी खामोशी में निकाह किया। हालांकि मैं अब तक ये नहीं समझ पा रही थी कि कैसे उसने मुझे एक हादसे के बाद अपना लिया। वह मेरा शहर था और उसने मेरी कड़ी हकीकत को न सिर्फ समझा, बल्कि बिना किसी गुस्से के मुझे स्वीकार किया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। एक औरत के लिए ये दर्दनाक और असहनीय था, खासकर जब उसने अपनी जिंदगी में पहले ही इतना कठिन वक्त देखा हो। कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसके जीवन में किसी दूसरे पुरुष की मौजूदगी हो, और इस हादसे ने मेरे मानसिक संतुलन को और भी बुरी तरह प्रभावित किया था। दूसरे मर्द को अपनाने का ख्याल भी मेरे लिए बहुत कठिन था। जब मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जिसे वह छिपा नहीं पा रहा था। उसकी यह खुशी मुझे चौंका रही थी। वह मेरे पास आया और मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे उसे भरोसा हो कि वह मुझे अपने साथ रखेगा। वह बोला, मैं तुम्हें कभी भी कोई ताना नहीं दूंगा, जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरे लिए ये कहना मुश्किल था कि मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ हुआ वह मेरी जिंदगी का बहुत गहरा और कष्टपूर्ण हिस्सा बन चुका था। मैंने कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, जो हुआ उसे भूलना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे कुछ वक्त चाहिए। लेकिन उसने मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, नहीं, मुझे वक्त नहीं देना है, और फिर वह मुझसे और करीब हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे वह मुझे पूरी तरह से अपना लेना चाहता हो। उसके हर कदम और उसकी बातें मुझे घबराहट में डाल रही थीं। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ, लेकिन वह बार बार यही कहता रहा कि उसे समय नहीं देना है।
उसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन जो मुझे सबसे हैरान करने वाली बात थी वह ये थी कि उसकी शिद्दत और भावनाओं में इतनी ताकत थी कि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वह एक ऐसी औरत को अपना रहा है जिसने एक बहुत बड़े हादसे का सामना किया है और तलाकशुदा है। ये सब मेरे लिए जैसे किसी फिल्म का एक भयावह सीन था, लेकिन यह मेरी अपनी जिंदगी थी, हकीकत जो हर रोज मुझे काटने लगी थी। अयान मेरी तारीफें कुछ इस तरह कर रहा था जैसे मैं उसकी पहली मोहब्बत थी, जैसे वो मुझसे ज्यादा जानता हो। उसकी हर बात में एक अपनापन था, लेकिन वह अपनापन मेरे भीतर बेचैनी पैदा करता। उसके करीब आने की हर कोशिश मुझे एक नए इम्तिहान में डाल देती। वक्त बीतता गया, कुछ महीने गुजरे और माँ भी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मेरा दिल अब भी उलझनों से घिरा हुआ था। मैं चुप रहने लगी थी, बहुत ज्यादा चुप। अयान अब खुलकर अपने जज्बात जाहिर करने लगा था। एक दिन उसने कहा, तुम्हें मैं बहुत पहले से पसंद करता था। जब तुम अपनी माँ से मिलने आया करती थी तब भी तुम्हें छत से देखा करता था। फिर वह सलमान के बारे में कुछ कहने लगा और मैं चुप न रह सकी। अयान प्लीज, मैं सलमान के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, मैंने सख्ती से कहा। मेरे लहजे की सख्ती से वह तमतमा गया, बोला, जिसने तुम्हें अपनाया भी नहीं उस पर अब भी इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। उसकी यह बात मेरे लिए तीर जैसी चुभी। मैंने थके हुए लहजे में कहा, आपने तो कहा था कि आप मुझे कभी ताना नहीं देंगे। अगर देना ही था तो अपनाया ही क्यों? मैं कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया और माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हारी नाराज़गी सह नहीं सकता। उसके जज्बात एक अजीब जुनून में बदलते जा रहे थे। बार बार मेरे हाथ पकड़कर कहता, तुम नहीं जानती, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। वो कह रहा था कि वह 2 साल से मुझसे मोहब्बत करता था, पागलपन की हद तक। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरे दिमाग में एक के बाद एक पुराने वाक़ये घूमने लगे। मेरी शादी के बाद जब माँ ने घर में दीवार खींची और बराबर वाला हिस्सा किराए पर दिया, तो अयान ही वहाँ किराएदार बनकर आया था। उस समय मुझे कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन अब सब जोड़ते हुए एक तस्वीर बन रही थी। फिर एक रात जब अयान गहरी नींद में था, उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। मैं उठी और फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आए, रात का क्या प्रोग्राम है? अब तो तू हमें भूल ही गया है। तेरी मोहब्बत पूरी हो गई तो हमें छोड़ दिया। फिर वो शख्स हंसते हुए कहने लगा, तेरे कहने पर ही तो हमने पड़ोस में डाका डाला था। तू तो उस लड़की से प्यार करता था, इसलिए उसे बर्बाद किया ताकि उसका पति उसे छोड़ दे और तू उससे शादी कर सको। अब तेरा मकसद पूरा हो गया। फ़ोन मेरे हाथ से गिर पड़ा। मैं अंदर तक हिल गई थी। अब सारा सच साफ हो चुका था, मेरी बर्बादी एक रची हुई साजिश थी। सुबह मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई और सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे साथ घर आए और फराज को गिरफ्तार कर लिया गया। वह चौंक कर मुझे देखता रहा और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन मैं अब टूट चुकी थी, अब और झुकना नहीं था। मेरी माँ मुझसे कहती रही, उसे माफ़ कर दो, कैसे जियोगी? लेकिन मैंने कहा, अम्मी, इस रिश्ते में मेरी मर्जी कभी शामिल ही नहीं थी। सिर्फ आपके आंसुओं ने मुझे मजबूर किया था। मैंने अयान से तलाक ले लिया और उसके गुनाह की सज़ा भी दिलवाई। अब मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही हूँ। हाँ, अफसोस अब भी सलमान के लिए ज़रूर है कि उसने मुझे उस कसूर की सज़ा दी जो मैंने किया ही नहीं था। उसकी मोहब्बत सिर्फ एक दावा थी, हकीकत नहीं। अब मैं टूटी नहीं हूँ, बल्कि संभल चुकी हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।